हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो बनाइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन खूब, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग का जो चैप्टर सब आने वाले सब हैं, सब में खाली प्रॉब्लम भरे पड़े हैं, यानी फिजिकल। क्योंकि इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट, वहाँ भी क्वेश्चन है। इसके बाद सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स सब पूरा भरा ही हुआ है न्यूमेरिकल से, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स, तो ये सभी चैप्टर जो हमारे आने वाले जो भी हैं सब न्यूमेरिकल से भरे पड़े हैं। तो जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जस्ट लाइक फिजिक्स वाली हालत है। तो इसलिए फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल खूब होते हैं, वैसे ही अभी जो हम लोग का चैप्टर सब है आने वाला, ये सब मेन फिजिकल केमिस्ट्री आने वाला है। अब इतना समझ लो, ठीक है? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा था, किसका? एम्फीप्रोटिक एनायंस का ऑन हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है? उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, और हाइड्रोलिसिस किसका किए थे हम लोगों के पास सॉल्ट की 4 कैटेगरी आई थी, जिसमें पहली कैटेगरी जब जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का था उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई थी, है ना? तो इसलिए उसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसका कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, और पीएच कितने होंगे? 7 होंगे। लेकिन बाकी 3 कैटेगरी में हमें हाइड्रोलिसिस मिला था, और सब में हम लोगों ने पीएच कैसे निकालना था वो हम लोगों ने सीखा था, ठीक है? चलिए, तो लास्ट अब हम लोगों का इस चैप्टर में 2 टॉपिक बच गया है। एक है बफर सॉल्यूशन और दूसरा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो दोनों जो है 30% के आसपास है बचा हुआ, लेकिन ये दोनों अब बाकी जो आए हैं उनसे समझो 50-50 की कंडीशन है। यानी एक तरफ ये पूरा जितना हम लोगों ने पढ़ा है और बाकी एक तरफ 50% इधर रखो ये दोनों टॉपिक को, तो इस तरह की कंडीशन है, ठीक है? लेकिन हम लोगों को आगे दोनों जो पढ़ने वाले हैं उसमें पीछे जो पढ़े हो उसका यूज़ आएगा। तो अगर आपको पीछे दिक्कत आई है फिर से जाके उस वीडियो को देखें, उसको लेक्चर को देखें और उसे समझें। अगर दिक्कत हो फिर हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है? चलिए, और लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, आप लोगों ने आंसर नहीं बताया। एनीवे क्या बोलूँ, अगला अब लगता है हमको भी डंडा मारना पड़ेगा, ठीक है? तभी तुम लोग सीखोगे, समझ गए? चल, तो हेडिंग डालो आज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन है क्या? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पे जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बफर का मतलब क्या है। बफर का मतलब है कि किसी के साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसमें कोई चेंजिंग नज़र ना आए, कोई रिएक्शन ना करे, कोई रिएक्ट ना करे, अगर ऐसे नॉर्मल भाषा में बात करो। या फिर ऐसे समझो, आप लोग कभी पार्क, बड़े पार्क में, ये छोटा वाला पार्क नहीं, बड़ा पार्क में जाओगे तो वहाँ पर देखोगे जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं या नेशनल पार्क सब जो होते हैं उसमें जाओगे तो वहाँ पे रीजन बटे होते हैं, ठीक है? खासकर नेशनल पार्क वगैरह में तो वहाँ पे 3 रीजन होते हैं। एक बफर जोन होता है, और रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है, तीसरा एक होता है कोर जोन, ठीक है? ये बायोलॉजी वाले सब जानते होंगे, इकोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बफर जोन जो होता है वहाँ पे पब्लिक का जाना अलाउ होता है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी जो जोन है वहाँ पे आप नहीं जा सकते। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जाने के लिए अलाउ इसलिए किया है कि आपके जाने या फिर आने, वहाँ से किसी के आने से उस पार्क के एनवायरनमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने? बफर का मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जाने से, बफर जोन में जाने से या फिर वहाँ से किसी को हटाने से उस जोन से कोई इन्वायरमेंट पे, उस पार्क के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस जोन को हम लोग क्या कह रहे हैं? बफर जोन कह रहे हैं। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बफर सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या करें, अगर इससे एसिड ऐड करें और वो एसिड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग एसिड हो। कैसा सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन लेना है हमें और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करना है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे, मतलब हमें लेस देन 1% यानी स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करें और उसके वजह से उसका पीएच पे कोई चेंज नज़र ना आए। क्या हो रहा है? एक सॉल्यूशन हमें लेना है, उसमें हमको स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करना है, किसमें? स्मॉल अमाउंट में, और हम देख रहे हैं कि उस सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आ रहा है। या फिर हम दूसरी तरह से बात करें कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया,
तो भी उसके pH में कोई चेंज नहीं आ रहा है। या फिर तीसरे तरीके से बात करें कि ऑन डाइल्यूशन, यानी हमने उसमें वाटर ऐड किया तो भी pH में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब वैसा सॉल्यूशन हमें कहलाता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन समझ में आया क्या हुआ? वो सॉल्यूशन जिसमें हम क्या करें, स्मॉल अमाउंट में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर ऑन डाइल्यूशन करें तो क्या हो, उसका pH पे कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है बफर सॉल्यूशन। समझ में आ गया बफर सॉल्यूशन? तो लिखो जल्दी से डिफिनेशन इसका। और सॉल्यूशन लिखो, ए सॉल्यूशन whose pH do not changes significantly on addition of a small amount of acid और बेस या फिर ऑन डाइल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उस सॉल्यूशन को? कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे सपोज दैट समझो ना, बफर सॉल्यूशन एक हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। चलो एग्जांपल से समझाएंगे, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा आगे बात तो बता ही देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर में भी ये आपको बफर सॉल्यूशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको मेंटेन करता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो उसका पीएच चेंज होता है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का पीएच कितना होता है? 7 के आसपास होता है, 7.2 प्लस माइनस 0.2 ऐसे कुछ होता है, यानी 7.2 से 7.4, यानी कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, तो अब हम पानी पिए, बहुत पी लें अगर, तो क्या होगा? उसका पीएच चेंज कर देना चाहिए, लेकिन नहीं चेंज होता। क्यों? क्योंकि वो बफर एक्शन शो करता है वहाँ पे। या फिर हम कम पानी पिए तो भी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका काम क्या है, वो पीएच को मेंटेन रखता है। इसकी वजह क्या है? वहाँ पे बफर एक्शन होने की वजह से। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे थे बफर सॉल्यूशन का, कि कैसा होता है जिसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे? जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस ऐड करें या फिर हम उसमें क्या करें, डाइल्यूशन करें, तो उसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? बफर सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, इसका फिर टाइप की बात करें, इसका 2 टाइप है। एक है सिंपल बफर, एक है सिंपल बफर सॉल्यूशन और दूसरा है मिक्स्ड टाइप बफर सॉल्यूशन। तो हमारे पास 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन पढ़ने हैं, एक सिंपल बफर और दूसरा मिक्स टाइप। तो ज़्यादा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर 1-1 करके देखते हैं दोनों को। नोट कर लिए? आजा, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो जल्दी हेडिंग डालो, सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन, हेडिंग डालो। पहला, सिंपल बफर सॉल्यूशन। ये कैसे बनता है? ये बनता है फॉर्म्ड बाय सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base। ये कैसे बनेगा?
वो सॉल्ट किसका होगा, वीक एसिड और वीक बेस का बना होगा, उससे हमें मिलेगा क्या, सिंपल बफर सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट AgCN SCOO NH4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब सॉल्ट कैसे है, देखो वीक एसिड और वीक बेस के हैं, तो ये इससे क्या मिलेगा हमें, सिंपल बफर सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट आता है, नोट करके इसको लिखेंगे, बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या है, ये जो बफर सॉल्यूशन है उसका मैकेनिज्म को बताता है। बफर एक्शन का मतलब मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ बफर सॉल्यूशन, मतलब ये जो है अपने पीएच को मेंटेन रखता है, कैसे रखता है, तो वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, बफर एक्शन में जानेंगे। तो जल्दी से नोट करो इतना, फिर इसको देखते हैं बफर एक्शन को। कर लिए, आजा। अब हम लोग इसमें से एक को लेके चलेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर इसका पीएच चेंज क्यों नहीं होता। देख, एग्जाम्पल में हम लेके चल रहे हैं किसको, अमोनियम एसीटेट को। ठीक है, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, और सॉल्ट का डिसोसिएशन कैसा होता है, ये क्या है, एक सॉल्ट है, इसका डिसोसिएशन कैसा होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब CH3COO NH4, यही होगा। इसको हम लोग को, इसका क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब टूटेगा कैसे, बोलो, एसीटेट आयन और NH4 प्लस, यही है, आजा। अब ये अपना पीएच कैसे मेंटेन रखा है, यानी हम लोग बफर एक्शन देख रहे हैं। देखो, तो कैसे पता करेंगे, हमें क्या करना होगा, स्मॉल अमाउंट में एसिड कैसा स्ट्रॉन्ग और स्मॉल अमाउंट में बेस कैसा स्ट्रॉन्ग, दोनों ऐड करेंगे और देखेंगे क्या फर्क पड़ता है, आखिर पीएच चेंज क्यों नहीं होता है। तो देखो, इफ स्मॉल अमाउंट, इफ ऑन एडिशन ऑफ, if on addition of a small amount, if on addition of a small amount of HCl, हम क्या ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl है, तो ये क्या क्या होगा, ये टूटेगा कैसे, H प्लस में और Cl माइनस में। अब हमने HCl ऐड किया, तो HCl हमें क्या दिया, H प्लस दिया, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसकी वजह से नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज होना चाहिए था, होना चाहिए ना, यानी H प्लस रिलीज हो रहा है, H प्लस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब पीएच क्या हो, घटना चाहिए, यानी एक तरह से सॉल्यूशन का नेचर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन आखिर चेंज नहीं हुआ, आखिर कैसा क्या हुआ कि चेंज नहीं हुआ, तो होता ये है कि जो H प्लस रिलीज हुआ, ये H प्लस जो रिलीज हुआ, ये क्या करेगा, वहाँ पे जो एसीटेट आयन है, इस सॉल्ट का जो दो कंपोनेंट है, एक एसीटेट आयन है, दूसरा अमोनियम आयन, उसमें से जो है एसीटेट आयन क्या करेगा, वो इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, इस H प्लस को क्या करना है, कंज्यूम कर लेता है। कैसे, ये H प्लस को क्या करेगा, ये एसीटेट आयन क्या करेगा, अपने आप में मिला लेगा, यानी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने पूरा H प्लस दिया, और इस H प्लस को कौन कंबाइन कर लिया, एसीटेट आयन, और क्या बना लिया, एसिटिक एसिड बनाया, जो क्या है, एक वीक एसिड है। ये क्या है, एक वीक एसिड है। इसका मतलब इसी की वजह से क्या होता है, पीएच ये जो बन गया, तो क्या होगा, H प्लस कंज्यूम हो गया, किसने कंज्यूम किया, एसीटेट आयन ने किया, इसकी वजह से पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
अगर ये कंज्यूम नहीं होता तो इसका pH क्या होता, चेंज हो जाता। क्योंकि यहाँ से HCl तो चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो पूरा H+ देगा, 100% डिसोसिएशन। तो लेकिन ये H+ की वजह से चेंज हो जाता अगर ये यहाँ पे नहीं होता। ये क्या किया, इसका H+ को क्या कर लिया। इसीलिए तो बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो पूरा कंज्यूम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। स्मॉल अमाउंट में है तो ये क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा और कहाँ कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और एसिटिक एसिड अपने आप में क्या है, वीक एसिड है, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद और बताते हैं बेस ऐड करने पे। ठीक है, इसका पीएच कैसा रह गया, सेम हो गया, क्यों, इसके वीक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, आइए, तो ये तो हुआ जब हमने स्मॉल अमाउंट में क्या किया, एसिड ऐड किया। अब हम ले रहे हैं स्मॉल अमाउंट में बेस। तुम समझ में आ गया होगा, NaOH। सोचो यहाँ पर क्या होगा, अब तुम लोग जान के समझ में आ गया होगा, हमें मालूम है। ये भी क्या होगा, टूटेगा, NaOH Na+ और OH- होगा। अब यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, OH- रिलीज हो रहा है, फिर pH चेंज होगा यहाँ पे। अब इसके वजह से क्या हो, सॉल्यूशन का नेचर क्या होना चाहिए, अल्कलाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस OH को कौन किया, किसी ने कंज्यूम कर लिया। ये जो यहाँ से OH रिलीज हुआ उसको किसी ने खा गया, कोई इसको खा गया। कौन खाया, तो इसको खाया कौन, NH4+ क्या करेगा, इसको खा जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, उस NH4+ जो है इस OH- जो रिलीज हो रहा है उससे क्या करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, NH4OH। ये क्या है, एक वीक बेस है, जिसकी वजह से इसका फिर पीएच क्या रह जाएगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप मालूम हो गया कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो उसके H+ को कौन कंज्यूम कर लेता है, एसीटेट आयन, और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो कौन कंज्यूम कर लिया, NH4+ कर लिया। तो इस तरह से पीएच रिमेन सेम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक बेस, क्या है, NH4OH। कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी से नोट कर लो। तो ये था सिंपल बफर सॉल्यूशन। अगर हम इसका पीएच निकालना भी होगा तो कैसे निकालेंगे बता देते हैं। क्योंकि यहां पे सॉल्ट किसका है, वीक एसिड, और वीक बेस में जो फॉर्मूला लगाते थे वही लगाएंगे, है ना। pH calculation of simple buffer solution by, कैसे करोगे, याद है फॉर्मूला क्या था, pH बराबर 7 + ½ pKa माइनस pKb। इस फार्मूला से हम लोग अगर उसमें जो भी चेंज आएगा वो हम लोग निकालेंगे, किसके, सिंपल बफर सॉल्यूशन के। अगर दोनों का कुछ नहीं दिया हो तो कितना हो जाएगा, तो दोनों का रेट आप क्या मानोगे, सेम मानोगे, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर देखते हैं हम लोग दूसरा मिक्स टाइप।
चलो अगला है हमारा मिक्स्ड टाइप बफर सॉल्यूशन। दूसरा है मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप बफर, ठीक है। ये कैसे बने होंगे, तो उसमें देखो सिर्फ एक सिंगल सॉल्ट यूज हो रहा था, या अमोनियम एसीटेट हो या फिर अमोनियम फॉर्मेट हो, है ना, सिंगल थे। यहाँ पे क्या होगा, एक से ज़्यादा कंपाउंड होंगे फॉर्म्ड बाय मोर देन वन कंपाउंड। यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपाउंड होंगे, ठीक है। इसके दो टाइप हैं, एक है एसिडिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। क्या है, मिक्स टाइप जो है हमें क्या बने होंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड से बनता है। कैसे बना हुआ हमें बता रहे हैं आपको। इसमें दो टाइप है, एक एसिडिक और दूसरा है बेसिक। तो वन वन करके हम लोग देखेंगे। पहले एसिडिक देखेंगे, फिर उसके बारे में पूरा काम करेंगे, फिर बेसिक देखेंगे। तो जल्दी से नोट कर लो। फिर एक देखते हैं एसिडिक बफर को। कर लिए, हेडिंग डालो एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा फॉर्म्ड बाय वीक एसिड। किससे बनेगा, फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड its salt with a strong base। यानी इसी का सॉल्ट होगा लेकिन किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। एसिडिक बफर कैसे बनेगा, हमें क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए और वीक एसिड का ही सॉल्ट होगा लेकिन किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। या वीक एसिड and its conjugate base। क्या हो, एसिडिक बफर चाहिए तो आपको क्या चाहिए, एक वीक एसिड चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, उसी का सॉल्ट हो लेकिन किसके साथ हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो। या फिर वीक एसिड तो हो या फिर क्या हो उसके साथ, कंजुगेट, उसका कंजुगेट बेस हो, तब वो बफर सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड और इसी का हमको क्या लेना है, सॉल्ट लेना है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो क्या हो जाएगा, सोचो CH3COONA। तो ये कैसा हो गया, एसिडिक बफर हो गया, ठीक है। या एसिटिक एसिड, वीक एसिड और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, एक H+ हटा देते हैं, जानते हैं ना एसिड बेस कंजुगेट पेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां से क्या होगा, एक H+ हटेगा एसिड से, तो क्या जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कंजुगेट बेस। इसका कंजुगेट बेस कौन होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये जो हुआ एसिडिक बफर हुआ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लो, HCN प्लस NaCN। ये क्या है, वीक एसिड है और इसका सॉल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपको एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर कैसे बनेगा, समझ में आ गया। हमें क्या लेना होगा, एक वीक एसिड लेना होगा और साथ ही साथ उसी का सॉल्ट होगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। या फिर वीक एसिड होगा लेकिन किसका होगा, उसका साथ में कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसका pH कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो देखते हैं।
कर लिए? चल हेडिंग डालो, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर। हम लोग अभी पूरा एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम कौन सा, वही एसिटिक एसिड ले लेते हैं और साथ में सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। देखो इसका कैसे पीएच निकालोगे, तो चूंकि एसिटिक एसिड क्या है, ये क्या है, वीक एसिड है, तो इसका डिसोसिएशन क्या होगा, पार्शियल यहां पे क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। दूसरा कौन है, उसका सॉल्ट है, और सॉल्ट का डिसोसिएशन कैसा होता है, हाईली डिसोसिएटेड होता है, यानी 100%। तो ये कैसा होगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, यहां पर क्या होगा, हाईली डिसोसिएटेड, ठीक है। अब आ जा, तो यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। अब यहां पे क्या हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहां नजर आ रहा है। लेकिन देखो सॉल्यूशन में तो ये भी है ना, तो इसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, ये भी रिलीज हो रहा है, और ये आयन देखो तो यहां भी नजर आ रहा है। मतलब ये जो है क्या है, कॉमन आयन है ना, ये आयन क्या है, कॉमन आयन है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वजह से ये इसका 100% एसोसिएटेड होगा। तो इस कॉमन आयन की वजह से एक तरह से हमने क्या किया, इधर प्रोडक्ट साइड में एसीटेट आयन ऐड किया। जब एसीटेट आयन ऐड किया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट इधर ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। तो ऑलरेडी ये क्या था, इसका डिसोसिएशन कम हो रहा था, याद आ रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट बोले थे आपको कि बहुत आगे यूज आएगा। इसकी वजह से ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। पहले ही इसका जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत कम हो रहा था, अब इसकी वजह से और पीछे जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड और नहीं जा रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाले एसीटेट आयन का जो एसिटिक एसिड से आ रहा है वो क्या होगा, इसके कंपेयर में बहुत कम होगा। और इसका कंसंट्रेशन जो ये तो टूट ही नहीं रहा है, जो कंसंट्रेशन इसका होगा वो पूरा का पूरा बचा होगा। समझ में नहीं आया? देखो अब इसको हम लोग क्या निकालना है, पीएच निकालना, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। ओके नोट कर दिए थे, पीएच, जल्दी यहां तक नोट करो फिर आगे हम बता रहे हैं। कर लिए? आ जा। तो अब हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, H+ का वैल्यू। तो लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे Ka बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। लेकिन यहां पे जो एसीटेट आयन है तो ये दो जगह से आ रहा है, इधर एसिटिक एसिड से भी आ रहा है और सोडियम एसीटेट से भी आ रहा है। तो यहां पे क्या लेंगे, एसीटेट आयन टोटल, ठीक है। अब आ जा, तो इस तरह से एसीटेट आयन टोटल क्या हो जाएगा बताओ, एक तो एसीटेट आयन हो जाएगा जो कहां से आ रहा है,
एसिटिक एसिड से आ रहा है, और दूसरा ये कहां से आ रहा है, सोडियम एसीटेट से आ रहा है ना। अब इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से रिएक्शन कहाँ गई, बैकवर्ड शिफ्ट की वजह से। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके कंपेयर में बहुत कम होगा, यानी एसीटेट आयन टोटल किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन किसके, सोडियम एसीटेट के, यानी सॉल्ट से आने वाला जो कंसंट्रेशन है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से Ka बराबर, अब हम क्या लिख सकते हैं, एसीटेट आयन, इसके किसका कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया, वो क्या है, सॉल्ट है। हम यहां पर लिख सकते हैं सॉल्ट, और H प्लस नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा। जल्दी से नोट करो, फर्दर आगे लिखा रहे हैं। ये समझ में आ गया ना कैसे किया, फिर एक बार समझ लो। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, और यहाँ पे हमें एसीटेट आयन दो जगह से आ रहा था। एक तो आ रहा है एसिटिक एसिड से, और दूसरा आ रहा है सोडियम एसीटेट से। तो सोडियम एसीटेट जो वो तो पूरा टूट रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन जो है, एसिटिक एसिड वाला जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है। बैकवर्ड शिफ्ट करने की वजह से उसके थ्रू जो एसिटिक एसिड से जो एसीटेट आयन आया था उसका वैल्यू तो पहले ही कम था, क्योंकि वो क्या है, वीक एसिड है, और इसकी वजह से और वो क्या हो गया, बैकवर्ड जा रहा था, मतलब और कम हो गया। तो इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या हो गया, बहुत कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एसीटेट आयन टोटल किसके बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन सॉल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने, हमारे पास ये एक्सप्रेशन ये आ गया। अब हम यहां से H प्लस निकाल सकते हैं, जल्दी से नोट कर लो, चलिए आजा। तो H प्लस निकालो, तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, ये कहां से आया है, सॉल्ट से आया है। ठीक है, तो इस तरह से H प्लस बराबर Ka इंटू, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, तो हम क्या बोले, इसको एसिड बोल सकते हैं, एसिड, और ये कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्ट का, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब हमें pH निकालना है, तो क्या करेंगे, बोलो, माइनस लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखो तो क्या बन के आ गया, माइनस लॉग H प्लस बराबर माइनस लॉग Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा, लॉग n इंटू n, तोड़ो तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया pH, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग K माइनस लॉग K, और फिर माइनस लॉग एसिड, और नीचे में सॉल्ट होगा। तो इस तरह से pH बराबर ये क्या हो गया, pKa। अब इस माइनस को हटाना था, इसको पलट दे, तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये हो गया आपको एसिडिक बफर के केस में pH निकालने का फार्मूला, pH बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं हैंडरसन इक्वेशन।
क्या है ये? हेंडरसन इक्वेशन है। समझ में आया? बाकी समझ में आया ना, ये फार्मूला तो याद रखो। क्या है इसमें, क्या क्या जरूरत पड़ेगा? देखो पीएच निकालना है, पीके चाहिए होगा किसका? एसिड का। और कंसंट्रेशन सॉल्ट का लेंगे, और कंसंट्रेशन किसका लेंगे? एसिड का लेंगे। बस हो गया, कुछ नहीं। जल्दी से नोट करो, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं बफर सॉल्यूशन में। और बफर वाले सॉल्यूशन में किसका हम लोग देख रहे हैं? एसिडिक बफर का। तो पहले तो हमें यह पहचान में आना चाहिए कि बफर जो है वो किसका है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये हमको पहचानना आना चाहिए। तो बेसिक के बारे में हम लोग बात नहीं किए हैं, लेकिन एसिडिक के बारे में बात कर लिए हैं। एसिडिक बफर किसका बना होगा? वीक एसिड होगा, और साथ ही साथ क्या होंगे? हाँ, उसके साथ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस का वो सॉल्ट बना होगा। ठीक, उसी का सॉल्ट होगा, लेकिन किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखो तो पूछ रहा है पीएच निकालना है। आप देखो ये क्या है? एक वीक एसिड है, और सॉल्ट देखो तो क्या है? सोडियम एसिटेट। किसके साथ है? सोडियम के साथ, मतलब NaOH से आया होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इसका मतलब ये जो बफर है किसका है? एसिडिक बफर है। यहाँ तक मालूम हो गया। अब एसिडिक बफर है तो इसमें हम लोग पीएच निकालने का फार्मूला अभी डिराइव किए हैं। हेंडरसन इक्वेशन क्या था? पीएच बराबर pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये दोनों कंसंट्रेशन सॉल्ट का और एसिड का जो है ये कैसा है? इनिशियल वैल्यू है। क्यों पूछा जा सकता है? क्यों? तो सॉल्ट तो पूरा जो वैल्यू होगा वो हमें पूरा मिल जाएगा, लेकिन एसिड की बात करें तो एसिड का भी इनिशियल कंसंट्रेशन ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन क्या हुआ था? बैकवर्ड शिफ्ट कर गया था। बैकवर्ड शिफ्ट करने की वजह से वो फॉरवर्ड गया ही नहीं, तो उसका जो भी वैल्यू है वो तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। इसलिए ये क्या लेंगे? ओरिजिनल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वही लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो तो पीएच बराबर क्या आ गया? पीके दिया हुआ है कितना? 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट का कंसंट्रेशन देखो कितना है? 10 का पावर -1। और एसिड, एसिड का देखो तो 10 का पावर -2। तो ये कट गया, तो यहाँ पे हो गया 10 का पावर -1, ऊपर गया तो क्या हो गया? 10। तो लॉग 4.74 प्लस लॉग 10 बचा ऊपर में, लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 4.74 प्लस 1 कितना आ गया? 5.74 आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ये थोड़ा दोनों थ्योरेटिकल है लेकिन अच्छा है, देखो बना लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन सब आते रहते हैं। आसान क्वेश्चन भी होते हैं ना, सब तरह के क्वेश्चन डालते हैं। देखो कह रहा है कि इसमें से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक बफर, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एसिडिक बफर नहीं है। तो एसिडिक बफर हम लोग अभी पढ़े हैं, पहचानना जानते हैं कैसे बनता है एसिडिक बफर। उसके लिए हमें क्या चाहिए? वीक एसिड चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए? उसी का सॉल्ट होना चाहिए, लेकिन किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। यही हमें मालूम है एसिडिक बफर का। खोजो तो देखो, पहला ये तो हम लोग अभी भी देख भी चुके हैं, वीक एसिड और इसका सॉल्ट किसके साथ है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ। तो ये तो है, ये क्या है? एसिडिक बफर है। दूसरा बोलो, H2CO3 एक वीक एसिड है, और इसका देखो किसके साथ है? NaOH के साथ है सॉल्ट, इसका मतलब ये भी है। यहाँ H3PO4 एक वीक एसिड है, और उसका सॉल्ट देखो फिर किसके साथ है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, Na3PO4, इसका मतलब ये भी है। यहाँ पे आओ, HClO4 यह तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो बनाएगा नहीं बफर, तो पहले ही ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? कैसे पहचानोगे एसिडिक बफर? हमें क्या चाहिए होगा? एक वीक एसिड चाहिए होगा, और उसी का सॉल्ट होगा किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो यहाँ यानी इन तीनों में, ये तीनों क्या थे? एसिडिक बफर थे। ये तीनों क्या है? एसिडिक
बफर है, लेकिन ये एसिडिक बफर नहीं है, यही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट ए बफर, यानी इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बफर है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो एसिडिक को तो पहचाना जानते हैं ना, पहचानो तो, देखो तो, एक बात बता ही देते हैं बेसिक बफर का भी। जैसे एसिडिक बफर कैसे बना है, वीक एसिड और उसी का सॉल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वैसे ही बेसिक बफर भी होता है, वो होगा वीक बेस और उसका सॉल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा। चलो फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन फिलहाल देखो, तो अब यहाँ पे हमें खोजना है, क्या खोजना है, बफर। तो बफर के लिए पहले तो एसिड या फिर बेसिक बफर के लिए बेस दोनों क्या हो, वीक हो, पहला खोजो। पहला ऑप्शन देखो तो ये HCl एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये होगा, ये नहीं होगा, पहले ही खत्म हो गया। दूसरा देखो तो HNO2, ये तो वीक एसिड है और इसका सॉल्ट देखो किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, ये होगा, ये बफर होगा। अब क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अब अगर हम बात करें किस टाइप का होगा तो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है और इसका सॉल्ट किसके साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो कैसा बफर हो गया, एसिडिक बफर हो गया। इधर आओ, यहाँ पर देखो तो NaOH नजर आ रहा है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका सॉल्ट तो ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर वीक बेस होता तब फिर ये यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे फिर चेंज हो जाता ना, तब फिर वो क्या हो जाता, बेसिक बफर होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। इधर आओ, फिर ये भी देखो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, एक टाइप का हो गया, एक प्रॉब्लम देते हैं आपको होमवर्क के तौर पे, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस पे जो आज हम लोग पढ़े हैं, इस पर अलग अलग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 5-7 क्वेश्चन देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग प्रोसीड आगे बढ़ेंगे बेसिक बफर पे। तो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, इसको आपको एज ए होमवर्क के तौर पे हम छोड़ दे रहे हैं, ये आप सॉल्व करोगे घर पे, आपको बताना है इसका कंसंट्रेशन का रेशियो, आपको बफर सॉल्यूशन है और साथ में पीएच दिया हुआ है, निकाल लोगे, के दिया हुआ है, निकाल के बताओ क्या आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इस पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा अलग टाइप के, और फिर आगे बढ़ेंगे बेसिक बफर में, एंड देन दोनों फिनिश हो जाएगा, तो फिर हम लोग एंट्री करेंगे टाइट्रेशन एंड देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन खूब बनाओ, जितना बनाओगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।